इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे पीछे लिखा हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो बिल्कुल सही बात है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड में एलटी की जो वैकेंसी है आने वाली थी वो फाइनली आ चुकी है। नोटिफिकेशन जो आने वाला था वो फाइनली नोटिफिकेशन आज आप लोगों के सामने है और नोटिफिकेशन पर सबसे पहली अपडेट मैं लेकर आई हूँ। मैं आज आप लोगों को पूरा सिलेबस भी बताऊंगी। जो लोग ड्राइंग से इंतजार कर रहे थे एलटी की वैकेंसी का, वो एलटी की वैकेंसी आप लोगों के सामने आज क्लियरली है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि इसमें पहले भी जो है कोर्ट में केस गया हुआ था, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर अपडेट है। और इसका क्या कोर्स रहेगा, कब इसका एग्जाम होगा, कितने दिन का समय आपको मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम देरी किए। सबसे पहले लेकिन एक जरूरी चीज और मैं बता देती हूँ, जो लोग मेरे उत्तराखंड एलटी का बैच का वेट कर रहे थे, तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मंडे से आई होप मैं बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। आज है आपका 15, 16, 18, ये 20 से आपका मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये जो वैकेंसीज हैं, ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर 14 मार्च 2024 डेट डला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आगे पढ़ूंगी तो जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गैस सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमायूं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक मतलब एलटी की वैकेंसी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन की प्रकाशन जो तिथि थी वो 14 मार्च 2024 को शाम को 5 बजे के बाद ये विज्ञापन हुआ है, निकला है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 22 मार्च। 22 मार्च से आपके जो है ये अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे फॉर्म, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल है। तो काफी लंबा समय आप लोगों को ठीक ठाक मिल गया है और इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है अवधि है 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच है। मतलब जो आप इसमें करेक्शन करेंगे, जो भी आप लोगों की कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए भी डेट यहाँ पर दे रखी है 16 से 18 अप्रैल। 3 दिन का समय आपको दिया गया है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है वो जुलाई है, मतलब इसका जो एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। तो ठीक ठाक समय आपको प्रिपरेशन के लिए भी मिल रहा है। जुलाई ही मानकर चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जुलाई में एग्जाम हुआ था, जो कि जिस पर ये दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कैंसिल हो गया था। तो जुलाई नहीं तो अगस्त में हो ही जाना है, पर जुलाई आप लोग मानकर चलेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने सिलेबस भी देखा है, बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है। यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गैस सीधी भर्ती माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के कितने पद हैं 786 रिक्त पदों तथा कुमायूं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 758 रिक्त पदों, अर्थात कुल मिलाकर 1544 पद हैं, जिन पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट इसकी है www.sssc.uk.government.in पर। दोबारा सुन लीजिएगा, साइट में एक बार यहाँ पर बता रही हूँ, आपके सामने है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, इसको आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगी। www.sssc.uk.government.in पर आप जाइएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो आपकी ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस रहेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, अभी ये कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे ऑफलाइन ही हुई अभी तक जो एग्जाम हुआ है इसका, बट यहाँ पर इन्होंने दोनों दे रखा है कि वो डिपेंड करता है टाइम पर। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि महाअनुमानित है, मतलब जो आपको दिया गया एक टाइमिंग वो सिर्फ एक अनुमान है कि यहाँ तक परीक्षा हो जाएगी। मतलब वो पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। पहले तो वैसे चांसेस कम ही होते हैं, ज्यादातर बाद में ही होती है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत जो कि अब किए नहीं जाते हैं, तो वो नहीं दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से मिलेंगी।
और उसमें आवेदन पत्र में स्वयं का जो मोबाइल फोन नंबर है वही आप लोग भरेंगे, जिससे सूचना जो सीधे आपके पास आए, और कोशिश करेंगे एक ऐसा फोन नंबर डालने की और ऐसा मेल एड्रेस डालने की जो आपका चल रहा हो फोन नंबर, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि फोन नंबर भी बदलते रहते हैं। तो कोशिश करिएगा फोन नंबर जब भी आप कोई भी किसी भी फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही फोन नंबर डालें जो आपका हो, जिसमें 24 आवर्स आपको सूचना मिलती रहे, जो भी सूचना वहां से प्रसारित की जा रही है और जो चले। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी तथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा परिणाम आदि के लिए आयोग की वेबसाइट मैंने बताई दी है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है सहायक अध्यापक LT के अंतर्गत जो रिक्तियों की संख्या दे रखी है, विवरण दे रखा है, तो ये हिंदी की है और ये अंग्रेजी की दे रखी है, संस्कृत की दे रखी है, ये मैथ्स की दे रखी है, और ये विज्ञान की है, ये सामान्य की है, ये व्यायाम की है, ये गृह विज्ञान की है, ये वाणिज्य की है, और यहाँ आ गई आपकी कला की। जो मेन हमें चाहिए वैकेंसी वो कला की चाहिए, वो जो यहाँ पर आप लोगों का पूरा विवरण दे रखा है। तो यहाँ पर जो कोड है इसका पद कोड 416/480 और नीचे दे रखा है 58/2024। कला की जो वैकेंसी है यहाँ पर दे रखा है रिक्त पद जो अजजा मतलब SC वालों के लिए दे रखा है वो 20 सीट है, और यहाँ पर ST वालों की 4 सीट है। यहाँ महिला दे रखी है जो उत्तराखंड की है उनके लिए 5, यहाँ पर 1, और यहाँ पर OBC की 14 सीट है, महिलाओं के लिए 3 सीट है। EWS में 10 सीट है, महिलाओं के लिए जो उत्तराखंड की प्रॉपर रहने वाली हैं उनके लिए 2 हैं, और जनरल के लिए जो 54 सीट है और महिलाओं की जनरल में 15 सीट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं उनके लिए हैं, भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये अनाथ के लिए, ऑर्फन के लिए हैं, ये दिव्यांग के लिए हैं सीटें। यहाँ पर आपकी दे रखी है, कुल मिलाकर जो सीटों का योग बनता है आपका 616 बनता है, जो टोटल आपके पद हैं महिलाओं के 179 पद आपके बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब मेन होता है क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन, क्योंकि बीएड को लेकर पहले से ही इस पर बवाल मचा हुआ था, बीएड की वजह से ये जो वैकेंसी है कोर्ट में पड़ी हुई थी, अब तक का 2-3 साल का जो समय लगा है, अब इसके बाद जो ये वैकेंसी आई है तो जाहिर सी बात है बीएड तो इसमें होगा। बात बनती है टेट की, टेट है या नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं टेट है या नहीं है। यहाँ पर तो मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि ये क्वालिफिकेशन जहां पर दे रखी है सीधा मैं नीचे निकल जाती हूं और यहां से क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं। अब आज आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना मेरा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा अभी भी खराब है, काफ़ी सही है पहले से, बट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इतना नहीं है, गला कहीं ना कहीं अभी भी बहुत खराब है। अब उत्तराखंड की वैकेंसी है तो इसमें कुछ नोट पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि अभी जो ऊपर क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, तो नोट पढ़ लेते हैं पहले। इसमें कुछ लिखा है, देखिए महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। मतलब जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था वही सेम चीजें हैं, इसमें किस तरह से भरना है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, जनरल वालों के लिए 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। मतलब जिनके 60% मार्क्स होंगे उन्हीं को चयन का अवसर दिया जाएगा। गढ़वाल मंडल, कुमायूं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा, महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, जो मेरिट बनेगी आपकी। यहाँ पर दे रखा है सीधी भर्ती 60% एवं विभागीय वही ऊपर का दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा होगी वो दोनों जो कुमायूं और गढ़वाल दे रखा है तो उनका एक ही दिन परीक्षा होगी, अलग अलग नहीं होगी। प्रशिक्षण कार्य समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। संबंधित पद हेतु तालिका में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएड या बीएस-सीएड की उपाधि प्राप्त की है तो वह अभ्यर्थी भी संबंधित विषय विशेष हेतु अनिर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी होगा। मतलब इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। देखिए इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि जो जिस विषय के लिए आप भर रहे हैं और शैक्षिक अर्हता आपकी नहीं है, लेकिन आपने उसमें 4 साल का जो इसमें दे रखा है कि BA-एड होता है और BS होता है, C-एड होता है, तो 4 वर्ष का अगर आपने कोर्स किया है तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखेंगे वेतनमान, इसमें वो दे रखा है, इसका भी आपको जरूरत नहीं मेरे हिसाब से,
ये तो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या जो प्रोसेस है जब मिलने लगती है तब की बात है। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, ये संस्कृत की है, ये उर्दू की है, ये अंग्रेजी की है, ये कला की क्वालिफिकेशन। कला में जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो दे रखी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग में स्नातक की डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके दे रखा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि, जो कि मैं हर वैकेंसी में बोलती हूँ। आर्ट वालों ने यदि बीएड कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आर्ट में बीएड कर रखा, बट यहाँ से आप जानते हैं ये उत्तराखंड में पहले से ही है कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको आर्ट में ही बीएड चाहिए। तो जिन लोगों ने नॉर्मल बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आर्ट से बीएड नहीं मांगा, कहीं नहीं लिखा है। आप देखिएगा सेकंड नंबर में, किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि, ये नहीं लिखा कि फाइन आर्ट में बीएड होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय की उपाधि। अगर आपने कला विषय में बीएड किया है तो बहुत अच्छी बात है। कला विषय में 4 साल का कोर्स जो बीएड अगर आप लोगों ने किया है, तो इन दोनों की बजाय खाली आपने 4 साल का बीएड कला में किया हुआ है, बीए एड जो यहाँ पे दे रखा बीए एड, तो ये अगर आप लोगों ने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, अगर 4 साल का कोर्स आपके पास है, सीएड है, बीएड है, तो वो आप उसमें एलिजिबल हैं बट वो संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वालिफिकेशन। अब इसमें कुछ शर्तें नीचे दे रखी हैं, उन शर्तों पर चल लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है अभ्यर्थी को सहायक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटेट, ठीक, सीटेट, या तो आपका उत्तराखंड टेट हो, सीटेट हो, और वो भी कौन सा वाला, सेकंड। ठीक है, दोनों सेकंड दे रखे हैं, यूटेट सेकंड एंड टेट, सीटेट भी सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए। कि परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे, जो नीचे लिखे हैं। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। कला शिक्षा और गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती। अब ये चीज क्या है देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो कला शिक्षा वालों के लिए और होम साइंस वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर बोला गया है कि जो पात्रता मानदंड है वो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है वो निर्धारित नहीं की जाती। मतलब इसमें सीधा सीधा जो आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है तो अभी यही रहेगी, और न्यूनतम क्या रहेगी वो डिसाइड हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने, वो ही आपको चाहिए। उत्तराखंड शासन के शासनदेश संख्या यहाँ पर दे रखा है पूरा कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा, मतलब जो आपका 13 नवंबर 2017 को जो टेट का दे रखा है शासनादेश के बाद, और ये जो शासनादेश है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड टेट है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सी टेट है चाहे वो यू टेट है आपका। मतलब स्टेट टेट, जैसे कि कल भी मैंने बिहार की वैकेंसी में बताया था, या तो स्टेट टेट हो या सी टेट हो, इसलिए मैं सबको सी टेट की सलाह देती हूँ कि आप लोग सी टेट कर लीजिएगा, सबसे बेटर है। यहाँ पर अब हम चलते हैं नीचे, तो कुछ दे रखा विभागीय लिखित जो परीक्षा है 10% सीधी परीक्षा हेतु अर्हता राजकीय शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, और इसमें दे रखा है कि कुछ नीचे इन्होंने जो अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे वो कौन कौन से, स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त शैक्षिक अर्हता की तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंध पूर्ण किए हो। मतलब ये सारी चीजें आप एलिजिबल तब हैं जब ये सारी चीजें आपके पास हो, जो मानदंड आपको बताए गए हैं। यहाँ पर दे रखा है नीचे, अगर मैं चलूं, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पर चल लेते हैं कि चयन हुई तो इसके लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 2 घंटे की परीक्षा रहेगी, प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के अनुरूप 2 पार्ट्स होंगे। भाग 1 होगा कि शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, जो मतलब रीजनिंग्स वगैरह होती है आपकी परीक्षा, और सामान्य ज्ञान। तो ये आपका जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और 50 अंकों का रहेगा। ठीक है और आपका टीचिंग मेथड से भी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। भाग 2 रहेगा जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता हेतु परीक्षण किया जाएगा। मतलब आपके संबंधित विषय से क्वेश्चन आएंगे, वो भी 50 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 100 अंक का प्रश्न रहेगा जो कि 2 घंटे का रहेगा। ठीक, अब देखिएगा
परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ईडब्ल्यूएस, हाँ यहाँ पर देखिए सामान्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। मतलब उनको इतने प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, वरना वो इसमें नहीं बैठेंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। जो बुकलेट एक कॉपी होती है वो आप ले जा सकते हैं होमवर्क शीट की। तो यहाँ पर ये तो आपके लिए निर्देश दिए गए हैं परीक्षा हॉल के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं फिलहाल आपके लिए बात करने जा रही हूँ कुछ मेन चीजों पर। मैं यहाँ से बात करने जा रही हूँ आपका एज क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो एज क्राइटेरिया देखिएगा, सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो एलटी के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष मतलब मिनिमम 21 वर्ष आपका होना चाहिए तथा अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट जो है 21 से 42 इसमें दे दिया है। और ये कि राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि या किसी राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी की डिप्लोमा धारक हो, उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वो सर्विसमैन के लिए होता है। अब देखिएगा एक यहाँ पर दे रखा है कि परंतु यह है कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को शासनादेश के अकॉर्डिंग 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये ऑब्वियसली होता है। यहाँ पर एक यहाँ पर दे रखा गा के पदों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दे रखी है, समूह ग के लिए है ये। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पढ़ती हूँ आवेदन हेतु आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ दे रखा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु कुछ नीचे जो आपके जरूरी चीजें दी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, पहली शर्त। ध्यान से पढ़िएगा, अभ्यर्थी का जो उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, मतलब आपको लास्ट डेट से पहले ही मतलब लास्ट डेट तक कर लेना है। सेकंड है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तो आपके पास अगर उत्तराखंड के हो तो उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के किसी सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ये एक बहुत ही अजीब और अलग शर्त रखी है, पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ उत्तराखंड में, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा है वो आपकी उत्तराखंड से उत्तीर्ण की हो। ये शर्त उत्तराखंड वालों ने शायद इसलिए रखी है ताकि जो उत्तराखंड वाले निवासी हैं जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है उनको पहले वरीयता दी जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो बाकी अदर स्टेट वाले हैं अगर उन्होंने उत्तराखंड से पढ़ाई की है तो वो इसमें, और स्पेशली हाई स्कूल इंटर की दे दी है तो वो इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, अदरवाइज वो नहीं रखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों पर केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, उन्हें स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी किसी भी स्थिति में हो, उनके पुत्र पुत्री, ये उनके लिए होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से है, ठीक है। तो ये आपके लिए है ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें कुछ चीजें और दे रखी है, जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए कुछ चीजें दे रखी हैं। थर्ड जो पॉइंट है ये दे रखा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी जो पहले से ही इसमें कार्यरत है। नेक्स्ट है ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्राप्त करा सकते हैं। जो अलग से कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में ना कर उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से बाहर हैं, तो वो इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, बट उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये वही चीजें हैं। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है कुछ, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर का ख ग घ में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य है जो अभ्यर्थी पर लागू है। तो एक शर्त आपकी पूरी होनी चाहिए। जो का खा गा दे रखे हैं इनमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करना, किसी भी एक शर्त को आपका पूरा करना है। तो ये आपके लिए इनमें से जो भी, अगर आप एक शर्त भी पूरा करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए एक चीज तो यहाँ से वैसे ही खत्म हो गई है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है, अब देखिएगा ये प्रमाण पत्र दे रखे हैं, ये तो आप लोगों को जैसे कल मैंने बताए थे वो आप लोगों को रखने ही होते हैं अपने पास, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये शारीरिक स्वस्थता बहुत जरूरी होती है। आरक्षण भी आपको पता चल ही गया, ऊपर मैंने बता ही दिया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर दे रखा है। एक और दे रखा है, नहीं ये भी नहीं है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी इसमें दे रखा है। तो जो फॉर्म करने से पहले जो दिशा निर्देश इसमें दे रखे हैं, प्लीज आप उनको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, यहाँ पर कोई भी फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, मैं बहुत पहले बता देती हूँ, इसका तो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत जल्दी फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप उसको पहले केयरफुली तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई किया करें। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और है, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी पर लग जाइए। वैसे उत्तराखंड वालों को मैंने पहले ही बोला था तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आएगा तब से इतना समय नहीं मिलता है। आज मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन की जानकारी दी है, इसका सिलेबस भी आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा इसमें सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को मैं समझाऊंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा, पहले से बेटर सिलेबस दे रखा है। मतलब लगभग है तो पहले ही जैसा, कुछ चीजों को हटा दिया गया है, कुछ चीजों को, थोड़ी सी चीजों को ऐड कर दिया गया। बहुत सिंपल सा सिलेबस है, तैयारी करेंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।